हेलो एवरीवन। तो आज हम NCERT साइंस क्लास 9 का चैप्टर 5 सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। हमने इसकी थ्योरी क्लास पहले ही कंप्लीट कर ली है, तो अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आप थ्योरी क्लास को देखेंगे, तो उनके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चंस और अच्छे से रिटेन रहेंगे क्योंकि आपको इसकी थ्योरी पहले से पता होगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। The first question is the basic structural and fundamental unit of life is। स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट क्या होती है लाइफ की? ऑप्शन ए टिश्यू, ऑप्शन बी ऑर्गन, ऑप्शन सी सेल या ऑप्शन डी ऑर्गन सिस्टम। तो हमें पता है हमारे लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, वो क्या होती है? सेल होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सेल। क्वेश्चन 2, हु डिस्कवर्ड द सेल? कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी शिल्डिन या ऑप्शन डी स्वान। तो सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन 3, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड सेल्स इन। जो रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल्स कहाँ ऑब्जर्व की थी? ऑनियन पील में, कॉर्क में, ब्लड में या लीफ में? तो हमें पता है उन्होंने कहाँ ऑब्जर्व की थी सेल को? कॉर्क में रॉबर्ट हुक ने सेल को ऑब्जर्व किया था। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का कॉर्क आंसर इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 4, द टर्म सेल वाज कॉइन्ड बाय। जो सेल जो टर्म है वो किसने दिया था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या वर्चो ने? तो वो किसने टर्म दिया था? ये रॉबर्ट हुक ने टर्म दिया था। क्वेश्चन 5, द सेल वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन। जो सेल है वो पहली बार कब ऑब्जर्व हुई? 1665 में, 1674, 1838 या 1855? तो जो सेल है वो पहली बार ऑब्जर्व कब हुई थी? 1665 में ऑब्जर्व हुई थी। क्वेश्चन 6, विच साइंटिस्ट फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल? कौन सा साइंटिस्ट सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक ने, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, शिल्डिन या स्वान? तो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। क्वेश्चन 7, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? शिल्डिन एंड स्वान ने, हुक एंड ब्राउन ने, वर्च्यो एंड ब्राउन ने या लीवेनहॉक एंड हुक ने? तो सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? शिल्डिन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। क्वेश्चन 8, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वाज स्टेटेड बाय। जितनी भी सेल्स होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं, किसने बताया था? शिल्डिन ने, स्वान ने, वर्च्यो ने या हुक ने? ये किसने बताया था? वर्च्यो ने बताया था जितनी भी सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वर्च्यो करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स? इनमें से क्या है जो दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में भी और एनिमल सेल्स में भी? सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या लार्ज सेंट्रल वैक्यूल? तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमें पता है जो सेल वॉल है वो सेल वॉल एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 10, द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल इज। जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है एनिमल सेल की उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है एनिमल सेल की उसको क्या बोलते हैं? उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्वेश्चन 11, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या बोला जाता है? सेल वॉल बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्रीली परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, इम्परमिएबल होती है, कंप्लीटली रिजिड होती है? तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कि सेलेक्टिव चीजों को ही बॉडी के अंदर आने देती है, बॉडी से बाहर जाने देती है। Now question selectively permeable. Question number 13, movement of water through a selectively permeable membrane is called. जब पानी का मूवमेंट होता है वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से, तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं,
ऑस्मोसिस बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं या एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, मूवमेंट ऑफ वाटर को ऑस्मोसिस बोलते हैं, वो भी थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन्स, क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मोसिस बोला जाता है। क्वेश्चन 14, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसका वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है डिफ्यूजन, जब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। क्वेश्चन 15, विच प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी। ऐसा कौन सी प्रोसेस है जिसमें कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन ए डिफ्यूजन, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या ऑप्शन डी पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो हमें पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही ऐसा होता है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 16, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेनली किससे बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन से, लिपिड्स एंड प्रोटीन से, स्टार्च एंड लिपिड से या डीएनए एंड प्रोटीन से। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन से वो बनी होती है, क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। क्वेश्चन 17, द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है मेनली किससे बनी होती है, काइटिन से, सेल्यूलोज से, ग्लाइकोजन से या प्रोटीन से। तो जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, मेनली वो सेल्यूलोज से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन। जो सेल वॉल है वो किस में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है एनिमल सेल्स ओनली, प्लांट सेल्स ओनली, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स या आरबीसीज ओनली। तो जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्लांट सेल्स ओनली, क्योंकि हमें पता है एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्वेश्चन 19, द सेल वॉल प्रोवाइड। जो सेल वॉल है वो क्या प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी ओनली, रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन, एनर्जी या प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो सेल वॉल है क्या प्रोवाइड कराती है, वो प्लांट्स को रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 20, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द सेल्स टू। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल को किस चीज के लिए अलाउ करती है, ऑप्शन ए मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, प्रोड्यूस क्लोरोफिल, मेक सेल वॉल या स्टोर डीएनए आउटसाइड न्यूक्लियस। तो किसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को अलाउ करती है, ताकि वो क्या कर सके, इंटरनल एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रख सके। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 21, द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी स्ट्रोमा या ऑप्शन डी मैट्रिक्स। तो क्या बोला जाता है इसको, जेली लाइक सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म बोला जाता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन 22, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जो सेल का कंट्रोल सेंटर है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, गोल्जी अपैरेटस होता है। तो हमें पता है जो सेल का कंट्रोल सेंटर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्योंकि न्यूक्लियस सबको डिसाइड करता है कि बॉडी में क्या क्या होना है, उस सेल के लिए, उस सेल के अंदर क्या क्या होना है। द न्यूक्लियस कंटेन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी लाइसोसोम्स ओनली। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन 24, क्रोमोसोम्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। जो क्रोमोसोम्स है मेनली किसके बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड आरएनए, सेल्यूलोज एंड डीएनए और स्टार्च एंड प्रोटीन। तो क्रोमोसोम किसके बने होते हैं मेनली, वो उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 25, जीन्स आर लोकेटेड ऑन। जीन्स कहाँ लोकेट होते हैं, ऑप्शन ए राइबोसोम्स पे, ऑप्शन बी क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी लाइसोसोम्स या ऑप्शन डी वैक्यूल। तो जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं जीन्स। क्वेश्चन 26, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय। जो न्यूक्लियस है वो उसके आसपास क्या होता है, वो किससे सराउंडेड होता है, जो न्यूक्लियस होता है। ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑप्शन डी टोनोप्लास्ट। जो न्यूक्लियस है वो किससे सराउंड होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 27, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कंट्रोल करता है कि सब्सटेंस की मूवमेंट को, कि वो न्यूक्लियस से बाहर जाएगी या न्यूक्लियस से अंदर आएगी। ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी न्यूक्लियर पोर्स, ऑप्शन सी राइबोसोम्स, ऑप्शन डी वैक्यूल्स।
तो कौन से स्ट्रक्चर ऐसे न्यूक्लियर पोर ही होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कि सब्सटेंस न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। तो आंसर इज न्यूक्लियर पोर्स। क्वेश्चन 28, अ सेल विदाउट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड। वो सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर। तो जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्रोकैरियोटिक। क्वेश्चन 29, अ सेल हैविंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और ऐसी सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एसेलुलर या नॉन लिविंग। तो जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको यूकैरियोटिक बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 30, बैक्टीरिया आर। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स या एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया किसके अंदर आते हैं? प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं बैक्टीरिया। क्वेश्चन 31, विच ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होता है? राइबोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म। तो हमें पता है राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्योंकि किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन 32, द डीएनए कंटेनिंग रीजन इन अ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर डीएनए कंटेनिंग रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोलस या सेंट्रोसोम। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, न्यूक्लियोइड। क्वेश्चन 33, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन सा ऑर्गेनेल है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है? ऑप्शन ए गोल्गी apparatus, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम या ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है? डीएनए, एटीपी, सेल्यूलोज या क्लोरोफिल। तो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है एटीपी को। क्वेश्चन 35, एटीपी स्टैंड्स फॉर। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट या एडिनाइन टेट्राफॉस्फेट। तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 36, माइटोकॉन्ड्रिया possess देयर ओन। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का क्या होता है? सेल वॉल ओनली, डीएनए एंड राइबोसोम्स, क्लोरोफिल या न्यूक्लियस। तो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास? खुद का डीएनए भी होता है, खुद का राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 37, द फोल्ड्स ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके जो फोल्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ग्रेना, ऑप्शन बी क्रिस्टी, ऑप्शन सी सिस्टर्नी या ऑप्शन डी थाइलाकॉइड्स। तो उसको क्या बोला जाता है? जो फोल्ड्स होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का, उसको बोला जाता है क्रिस्टे बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्रिस्टे। क्वेश्चन 38, द ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गोल्गी apparatus या ऑप्शन डी वैक्यूल। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनल होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है राइबोसोम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइबोसोम। नाउ क्वेश्चन 39, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ। जो राइबोसोम्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए और लिपिड से, आरएनए और प्रोटीन से, सेलुलोज और प्रोटीन से या फिर लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट से। तो जो राइबोसोम्स होते बने होते हैं उसके अंदर आरएनए भी प्रेजेंट होता है और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। क्वेश्चन 40, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्रिवेटेड एज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैसे लिखते हैं? ईआर लिखते हैं, ईएसआर लिखते हैं, आरई लिखते हैं, ईसीआर लिखते हैं। हमें पता है क्या लिखते हैं इसको? ईआर लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्वेश्चन 41, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या होता है? उसके पास लाइसोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं या वैक्यूल्स होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? उसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 42, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली एसोसिएटेड। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है? मेनली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, लिपिड सिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए या फिर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो वो किस लिए होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? लिपिड सिंथेसिस के लिए वो मेनली एसोसिएटेड होता है।
क्वेश्चन 43, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली इन्वॉल्व। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेनली किस चीज के लिए इन्वॉल्व होता है, किसमें इन्वॉल्व होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में, लिपिड स्टोरेज में, फोटोसिंथेसिस में या डाइजेशन में। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्वेश्चन 44, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किस में हेल्प करता है? इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस ओनली, सेल डिवीजन ओनली या फिर डाइजेशन ओनली। तो किस में हेल्प करता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है। क्वेश्चन 45, गोल्जी एपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय। जो गोल्जी एपरेटस है उसको डिस्कवरी किसने की थी उसकी? कैमिलो गोल्जी ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या वर्चियो ने। तो किसने डिस्कवरी की थी गोल्जी एपरेटस की? कैमिलो गोल्जी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 46, गोल्जी एपरेटस इज इन्वॉल्व इन। जो गोल्जी एपरेटस है वो किस में इन्वॉल्व मेनली? ऑप्शन ए पैकेजिंग एंड सिक्रीशन, एटीपी प्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस या डीएनए एप्लीकेशन। तो किस में इन्वॉल्व है वो? पैकेजिंग में और सिक्रीशन में गोल्जी एपरेटस का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्वेश्चन 47, गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स कॉइल। जो गोल्जी एपरेटस होता है उसके अंदर फ्लैटेंड मतलब बिल्कुल फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स प्रेजेंट होती है, उनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टा बोलते हैं उनको, सिस्टर्नी बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं, थाइलाकोइड्स बोलते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है सिस्टर्नी बोला जाता है। किसको? जो गोल्जी एपरेटस के अंदर फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको सिस्टर्नी बोला जाता है। क्वेश्चन 48, विच ऑर्गेनल फॉर्म लाइसोसोम। की कौन सा ऑर्गेनल है जो लाइसोसोम फॉर्म की फॉर्मेशन करता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गोल्जी एपरेटस, ऑप्शन सी राइबोसोम या ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। तो हमसे पूछा है लाइसोसोम कौन करता है, फॉर्म कौन करता है? तो गोल्जी एपरेटस ही होता है जो कि लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 49, लाइसोसोम्स कंटेन। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, डीएनए होता है, ये सेलुलोज होता है। तो लाइसोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन 50, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड। लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, किचन ऑफ सेल या कंट्रोल सेंटर। तो लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल बोला जाता है। क्वेश्चन 51, लाइसोसोम हेल्प। जो लाइसोसोम है वो किस में हेल्प करते हैं? इंटरसेलुलर डाइजेशन में, फोटोसिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में या एटीपी सिंथेसिस में। तो किस में हेल्प करते हैं वो? इंटरसेलुलर डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। कौन सा ऑर्गेनेल को सुसाइडल बैग बोला जाता है? वैक्यूल को, ऑप्शन बी लाइसोसोम को, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडी को या ऑप्शन डी राइबोसोम को। तो सुसाइडल बैग बोला जाता है किसको? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्वेश्चन 53, प्लास्टिड्स आर फाउंड मेनली। जो प्लास्टिड्स होते हैं मेनली कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में, बैक्टीरियल सेल्स में या फंगल सेल्स में? फंगल सेल्स में। तो प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते हैं? मेनली प्लास्टिड्स एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्लांट सेल। क्वेश्चन 54, विच प्लास्टिड कंटेन्स क्लोरोफिल। ऐसा कौन सा प्लास्टिड जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या अमाइलोप्लास्ट। तो कौन सा प्लास्टिड है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 55, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ। क्लोरोप्लास्ट किसके साइट किसके लिए होता है? रेस्पिरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन डाइजेशन या सेल डिवीजन। तो क्लोरोप्लास्ट किसकी साइट होती है? फोटोसिंथेसिस की साइट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 56, द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू। तो प्लांट का ग्रीन कलर होता है वो किस वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, जेंथोफिल की वजह से या एंथोसाइनिन की वजह से। तो जो ग्रीन कलर होता है प्लांट्स का वो होता है मेनली क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। क्वेश्चन 57, द स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड्स एंड क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड। जो थाइलाकोइड के स्टैक्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर उनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टा बोलते हैं उनको, ग्रेना बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं या वेसिकल्स बोलते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है ग्रेना। जो क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड के स्टैक्स होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको ग्रेना बोलते हैं। क्वेश्चन 58, क्लोरोप्लास्ट पजेस देयर ओन। क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का क्या होता है? डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है, सेल वॉल होती है ओनली, लाइसोसोम्स होती है या न्यूक्लियस होती है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके पास खुद का डीएनए भी होता है, खुद का राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज
करेक्ट। क्वेश्चन 59, ल्यूकोप्लास्ट मेनली हेल्प्स इन, जो ल्यूकोप्लास्ट है मेनली किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में, स्टोरेज में, रेस्पिरेशन में या प्रोटीन सिंथेसिस में? तो मेनली किस में हेल्प करता है ल्यूकोप्लास्ट? वो मेनली हेल्प करता है स्टोरेज में, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्टोरेज। क्वेश्चन 60, क्रोमोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कलर इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, सेल डिवीजन के लिए। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? जो फ्रूट में कलर होते हैं, फ्लावर्स में जो कलर होते हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 61, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इज कॉल्ड, वो मेम्ब्रेन जो वैक्यूल को सराउंड करके रखती है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा, टोनोप्लास्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल वॉल? तो क्या बोलते हैं वैक्यूल के मेम्ब्रेन को? टोनोप्लास्ट बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 62, वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स कंटेन, जिस प्लांट सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? उसके अंदर सेल सैप होता है, डीएनए होता है, राइबोसोम्स होता है या क्लोरोफिल ओनली होता है? उसके अंदर क्या होता है? सेल सैप प्रेजेंट होता है, जो प्लांट सेल के वैक्यूल होते हैं उनके अंदर सेल सैप प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 63, प्लांट सेल्स जनरली है, जो प्लांट सेल होते हैं जनरली क्या होता है? स्मॉल टेम्पररी वैक्यूल्स होता है, वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, कोई वैक्यूल नहीं होता है, फिर न्यूक्लियर वैक्यूल होता है। तो जो प्लांट सेल होता है उसमें एक ही वैक्यूल होता है, बीच में होता है वो बहुत ही बड़े साइज का होता है, वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। क्वेश्चन 64, वैक्यूल्स हेल्प इन मेंटेनिंग, जो वैक्यूल्स है वो किस में हेल्प करते हैं? क्या मेंटेन करने में हेल्प करते हैं वो? टर्जिडिटी ऑफ प्लांट सेल, डीएनए रेप्लिकेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में या फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली? तो जो वैक्यूल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने में, वो हेल्प करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 65, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल, कौन सा ऑर्गेनल को किचन ऑफ द सेल बोलते हैं? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी राइबोसोम या ऑप्शन डी गोल्जी apparatus? तो किसको बोलते हैं किचन ऑफ द सेल? किचन ऑफ सेल बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट का, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, इनमें से कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्जी apparatus? तो इनमें से डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गेनल है जो डबल मेम्ब्रेन होता है। क्वेश्चन 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, इनमें से कौन सा ऐसा जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी apparatus में, राइबोसोम में या लाइसोसोम में? तो हमें पता है जो राइबोसोम होता है उसमें सिर्फ मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, तो राइबोसोम में एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। क्वेश्चन 68, सेल डिवीजन इज कंट्रोल्ड मेनली, जो सेल का डिवीजन होता है उसे कंट्रोल कौन करता है मेनली? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी वैक्यूल, ऑप्शन सी लाइसोसोम या ऑप्शन डी गोल्जी apparatus? तो सेल डिवीजन को मेनली कौन कंट्रोल करता है? उसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, न्यूक्लियस। क्वेश्चन 69, इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल रप्चर्स द सेल विल मोस्ट लाइकली, अगर किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो सेल का क्या होगा? कंटिन्यू नॉर्मली कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी, लूज इट इंटरनल कंटेंट्स, उसके इंटरनल अंदर जो कंटेंट्स भरे हुए उसको लूज कर देगी, ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करेगी या सेल वॉल फॉर्मेशन कर लेगी? तो अगर किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर कर गई तो उसका क्या होगा? जो उसके अंदर इंटरनल कंटेंट जितना भी था वो सारा लूज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 670, व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होता है? मैंने हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक इन तीनों के बारे में अपने लेक्चर में पढ़ा रखा है, जो सेल चैप्टर मैंने कराया है उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसको देखेंगे तो आपको और डीप में समझ में आएगा। हाइपोटोनिक में रखेंगे सेल को तो क्या होगा, हाइपरटोनिक में रखेंगे तो क्या होगा, और आइसोटोनिक में रखेंगे तो क्या होगा? अब क्वेश्चन है कि जब प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो उसमें क्या होगा? वाटर लूज करेगा वो, या वाटर को गेन करके टर्जिट हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, या इमीडिएटली बर्स्ट कर जाएगा? तो जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे प्लांट सेल को तो क्या होगा? वो पानी को गेन करेगा और टर्जिट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 71, व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर उस सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो क्या करेगा? गेन्स वाटर, पानी का गेन करेगा, लूज करेगा पानी को, पानी का कोई एक्सचेंज नहीं करेगा, या फिर एटीपी प्रोड्यूस करेगा? तो जब हाइपोटोनिक में रखेंगे तो क्या करेगा? वाटर को लूज करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 72, श्रिंकेज ऑफ द साइटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल इन अ प्लांट सेल, एक प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल के अलावा जो श्रिंकेज हो जाएगा साइटोप्लाज्म का उसको क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस, प्लाज्मोलिसिस,
डिफ्यूजन या डी प्लाज्मोलिसिस, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है प्लाज्मोलिसिस। क्वेश्चन 73, अमीबा टेक्स इन फूड थ्रू, तो अमीबा है वो अपना खाना किस प्रोसेस के थ्रू लेता है, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, डिफ्यूजन या एक्सोसाइटोसिस। तो अमीबा अपना फूड किस प्रोसेस के थ्रू लेता है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू लेता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 74, विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट सेल, ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी सेल वॉल, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म या ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो हमें पता है जो सेल वॉल होती है वही प्लांट सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। क्वेश्चन 75, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्लांट एंड एनिमल सेल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो प्लांट और एनिमल सेल के लिए करेक्ट है वो बतानी है हमें। दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। बोथ है क्लोरोप्लास्ट, हमें पता है प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। प्लांट से जनरली हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये बात सही है कि प्लांट के अंदर जनरली एक ही होता है, वो लार्ज होता है, वो भी सेंट्रल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट, ये गलत है क्योंकि पता है कि एनिमल के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। तो इसमें पूछा कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि प्लांट के पास जनरली एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अब मैंने क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, उसके बाद मैंने इसके नीचे आंसर की भी दे रखी है, जैसे कि अगर आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके अपने आंसर नीचे से मैच कर सको, जिससे कि आपको पता लगे कि आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर आता था। बाय द वे आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है मुझे कि 75 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट रहे। आई होप आपको जो भी समझाया मैंने, जो भी कराया क्वेश्चन 75 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।